प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कक्षा 11 का पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कुछ मूल अवधारणाएं, अर्थात केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, इसके अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो आप ध्यान रखें कि मेरा जो लोहिया क्लासेस केमिस्ट्री के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें 12वीं क्लास का जो पहला वो है वीडियो, सॉल्यूशन चैप्टर का पहला वीडियो है, लगभग 54 मिनट का, वो आप ज़रूर पढ़ लें इसमें। और उसको पढ़ने से आपको सॉल्यूशन के संबंध में जो भी वो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद का ये देखिए, यहाँ पर देखिए, एक ये है लिमिटिंग रीजेंट्स। इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रीजेंट्स। प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जैसे A+B = C+D है। तो देखिए, इधर जो लेफ्ट वाले पदार्थ हैं A और B, इनको कई नामों से पुकारते हैं। अभिकारक भी कहते हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंस भी कहते हैं और रिएक्टेंट्स भी कहते हैं। ये C और D उत्पाद हैं, क्रियाफल हैं या प्रोडक्ट हैं, आदि नामों से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनको अभिकर्मक भी इन्हीं को कहते हैं। रीजेंट्स या अभिकर्मक भी किसको कहते हैं? अभिकारक पदार्थों को या रिएक्टेंट्स को। यहाँ शब्द है सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रीजेंट्स। सामान्यतः अगर सरल शब्दों में आपको बताया जाए तो लिमिटिंग रीजेंट्स वह रीजेंट होता है, रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकर्मक जो क्रियाफल पदार्थ की मात्रा को सीमित कर देता है या लिमिटेड कर देता है, वो कहलाता है सीमांत अभिकर्मक। अर्थात जो अभिकर्मक रासायनिक अभिक्रिया में पहले खर्च हो जाता है या जिसका पूर्ण रूप से उपभोग यानी यूज हो जाता है, वह कहलाता है सीमांत अभिकर्मक। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन = NH3 यानी अमोनिया। इसको बैलेंस करते हैं तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया बनाती है। सामान्यतः अभी देखिए, ये अब ऊपर की इक्वेशन N2 + 3H2 = 2NH3, ये बैलेंस है। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 मोल क्या बनाती है? अमोनिया। अब यदि हम 1 मोल नाइट्रोजन लें और 4 मोल हाइड्रोजन लें, तो इन दोनों के संयोग से 2 मोल तो अमोनिया बनेगी। क्यों? क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 मोल क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितना है? 4 मोल। तो 3 मोल इस 1 मोल नाइट्रोजन से क्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाएगी और 1 मोल यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन शेष बच जाएगी। अब 1 मोल ये शेष बच गई है, तो पहले कौन सा अभिकारक पदार्थ या रिएक्टिंग सब्सटेंस या अभिकर्मक समाप्त हो गया?
वो पहले समाप्त हो गया नाइट्रोजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रीजेंट है। तो एक बार फिर सुन लीजिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकर्मक या वह पदार्थ जो क्रियाफल पदार्थ की मात्रा को सीमित कर देता है या जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण उपभोग हो जाता है, यूज हो जाता है पूर्ण रूप से, यानी जो पहले समाप्त हो जाता है, वो कहलाता है लिमिटिंग रीजेंट यानी सीमांत अभिकर्मक। जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दे के बताया कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाती है। यदि हम 1 मोल नाइट्रोजन लें और 4 मोल हाइड्रोजन लें तो इन दोनों के संयोग से 2 मोल तो अमोनिया बनेगी, लेकिन 1 मोल हाइड्रोजन शेष बच जाएगा। तो पहले कौन सा समाप्त हो गया, नाइट्रोजन। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन सीमांत अभिकर्मक होगा, सीमांत अभिकर्मक। तो समझ में आ गया होगा आपको सीमांत अभिकर्मक। और दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को मिटाकर दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए ये रिएक्शन है, मान लीजिए SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू SO3। ये इस तरीके से बैलेंस है। 2SO2 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन आपस में मिलकर 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। तो सामान्यतः इसके 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल आपस में क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल बनाते हैं। अब यदि आप ध्यान कीजिए कि इसका 1 मोल लिया जाए और इसके 3 मोल लिए जाएं, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन के सामान्यतः ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन है, इस 1 मोल के साथ 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया करके 2 मोल बना देंगे क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसका 1 मोल शेष बच जाएगा, 1 मोल शेष बच जाएगा। अगर 1 मोल शेष बचा है तो पहले कौन सा समाप्त हो गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सीमांत अभिकर्मक होगी, सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रीजेंट। यानी अगर ऑक्सीजन यहाँ पर होती तो वो शेष सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती और उससे क्या होता, क्रियाफल पदार्थ बनता। लेकिन ऑक्सीजन पहले समाप्त हो गई, जिसकी वजह से इसकी मात्रा सीमित रह गई, आगे ना बनी। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्योंकि पहले समाप्त हो गया है तो वो सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा 2 एग्जाम्पल से कि रासायनिक अभिक्रिया में जिसका पूर्ण उपभोग हो जाता है या जो पहले समाप्त हो जाता है या जो क्रियाफल पदार्थ की मात्रा को सीमित कर देता है, वह अभिकर्मक कहलाता है सीमांत अभिकर्मक। इसके बाद आप थोड़ा और आगे चलेंगे, आगे है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो रसायन विज्ञान है या केमिस्ट्री है वो रासायनिक अभिक्रियाओं पर ही अर्थात केमिकल रिएक्शंस पर ही आधारित होता है। और ये जो केमिकल रिएक्शन होती हैं ये कुछ नियमों पर आधारित होती हैं। ये जो नियम हैं ये ही रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं।
एक बार फिर सुने रासायनिक संयोग के नियम के बारे में कि अगर हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि रसायन विज्ञान में अनेक रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित है और ये रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों पर आधारित होती हैं। ये नियम ही रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं और ये मुख्य नियम इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 है द्रव्यमान संरक्षण नियम, या इसको द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, अर्थात लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। नोट करते रहो साथ के साथ। नंबर 2 स्थिर अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नंबर 3 गुणित अनुपात का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नंबर 4 तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और नंबर 5 गैलूजक का गैसीय नियम, अर्थात गैसियस लॉ ऑफ गैलूजक। ध्यान करिए, मुख्य रासायनिक संयोग के नियम कितने हैं? 5। नंबर 1 है द्रव्यमान संरक्षण नियम, या इसी को द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। नंबर 2 है स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नंबर 3 गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नंबर 4 तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, अर्थात लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नंबर 5 है गैलूजक का गैसीय नियम, या इसको गैलूजक का गैसीय आयतन संबंधी नियम भी कहते हैं, अर्थात गैसियस लॉ ऑफ गैलूजक। तो आप एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। देखिए, ये नियम सन 1773 या 74 दोनों वर्ष मिलते हैं, महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवोसियर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि रसायन विज्ञान में लेवोसियर ने अनेक खोजें की थीं, इसलिए उन्हें रसायन विज्ञान का जन्मदाता या फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये नियम 1774 में, किसी राइटर्स ने इसको 1773 भी लिख दिया है। 1773 या 1774 में रसायन विज्ञान के जन्मदाता फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवोसियर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस नियम को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों में
क्रियाफल पदार्थ की मात्रा अभिकारक पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होती है। बहुत सीधा सा 1.5 लाइन का आंसर है, इसकी परिभाषा है। क्या है द्रव्यमान संरक्षण नियम? कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों में क्रियाफल पदार्थों की मात्रा अभिकारक पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होती है। इसको हम दूसरे शब्दों में भी इस प्रकार कह सकते हैं कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों में पदार्थों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यद्यपि उनका एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। यह नियम ही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण नियम या द्रव्य की अविनाशता का नियम। उदाहरण के लिए आप समझिए कि देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब इसमें आप यहां पर देखिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को, इसका अणु भार बैठता है 100। किस तरीके से? कैल्शियम 40 + 12 + 3 × 16, जब इनको जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट यदि 100 ग्राम लिया जाए तो उससे 40 + 16 यानी 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और 12 + 2 × 16 अर्थात 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो भी 100 ग्राम होता है। अर्थात 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात कुल मिलाकर 100 ग्राम क्रियाफल पदार्थ प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें पदार्थ, भौतिक या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें पदार्थ न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, यद्यपि उनका एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट था तो वहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। तो आपने समझ लिया होगा। एक बार फिर इसको नियम को ध्यान से सुनिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम या द्रव्य की अविनाशता के नियम को, कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों में क्रियाफल पदार्थों की मात्रा सदैव अभिकारक पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होती है। इस नियम को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों में पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यद्यपि उसका एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात कुल मिलाकर 100 ग्राम ही क्रियाफल पदार्थ होता है। इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, यद्यपि उनका एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब इसी में आप एक दूसरा एग्जाम्पल और समझिए। ये जो दूसरा एग्जाम्पल है द्रव्य की अविनाशता के नियम का, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैंडोल्ट द्वारा किया गया था। क्या नाम था वैज्ञानिक का? लैंडोल्ट। उन्होंने क्या काम किया था कि एक एच के आकार की ट्यूब बनाई थी और उस ट्यूब का नाम उन्होंने लैंडोल्ट ट्यूब ही रखा। इस तरीके से इस ट्यूब में उन्होंने एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट विलयन और दूसरी तरफ सोडियम क्लोराइड विलयन लिया और लेने के बाद इधर तो ले लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन और दूसरी तरफ लिया सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन।
और उसके बाद इसको सील बंद करके और इसका द्रव्यमान ज्ञात किया। इस ट्यूब का नाम है लैंडॉल्ट ट्यूब। जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैंडॉल्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने इस ट्यूब का नाम लैंडॉल्ट ट्यूब ही रखा। इस ट्यूब में जो एच के आकार की आप देख रहे हैं, एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। लेने के बाद इसको सील बंद किया और इसका द्रव्यमान ज्ञात किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया कि इसको पकड़कर और ऐसे उल्टा सुल्टा किया, ऊपर नीचे किया। इससे क्या होता है कि ये सिल्वर नाइट्रेट विलयन अर्थात AgNO3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड विलयन जैसे ही मिलते हैं, तुरंत ही ये सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी या वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। कुछ देर बाद जब उन्होंने इस लैंडॉल्ट ट्यूब का द्रव्यमान पुनः ज्ञात किया, तो उन्होंने देखा इस लैंडॉल्ट ट्यूब के जो द्रव्यमान है वो इसके पूर्व द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होता है। इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यद्यपि उनका एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड था, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया। रूप परिवर्तित हो गए, उनके नाम परिवर्तित हो गए, लेकिन उनके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो द्रव्यमान संरक्षण नियम है या द्रव्य की अविनाशता का नियम है, ये बिल्कुल सही है ये नियम। तो अब आप आगे देखेंगे नंबर 2, ये है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम में ये स्थिर अनुपात का नियम फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट द्वारा सन 1799 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट सन 1799 में ये नियम दिया गया था और बहुत सीधा आसान नियम है। इन्होंने बताया था कि किसी भी शुद्ध रासायनिक पदार्थ या यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का भारानुसार निश्चित अनुपात होता है। चाहे वह रासायनिक पदार्थ किसी भी स्रोत या किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त किया गया हो, प्रत्येक दशा में उस शुद्ध रासायनिक पदार्थ में उसके अवयवी तत्वों का निश्चित अनुपात होता है। स्थिर अनुपात का नियम मैंने अभी अभी आपको बताया, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। यह नियम सन 1799 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का निश्चित अनुपात होता है, भारानुसार निश्चित अनुपात होता है। चाहे वह रासायनिक यौगिक किसी भी स्रोत से या किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, प्रत्येक दशा में उसके अवयवी तत्वों का जो अनुपात होता है वो सदैव निश्चित होता है। अब आप इसको उदाहरण सहित समझिए। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि ये जो जल है H2O, ये दो
तत्वों के संयोग से बनता है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। अब जल को किसी भी स्रोत से लिया जाए, उसे तालाब से लिया जाए, नल से लिया जाए, टैप वाटर, वर्षा से लिया जाए, समुद्र से लिया जाए या झरने से लिया जाए, प्रत्येक दशा में शुद्ध जल में उसके जो अवयवी तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अनुपात सदैव 2:16 या 1:8 का निश्चित अनुपात होता है। यह ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। एग्जाम्पल एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? जल। जल किसी भी स्रोत से लिया जाए, चाहे वो तालाब से लिया जाए, हैंडपंप से लिया जाए, वर्षा से लिया जाए, समुद्र से लिया जाए या झरने से लिया जाए, कुएं से लिया जाए या प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनाया जाए, प्रत्येक दशा में शुद्ध जल में उसके अवयवी तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो सदैव 2:16 यानी 1:8 के निश्चित अनुपात में होता है। इसी तरह आप एक दूसरा एग्जाम्पल और सुनिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो तत्व आपस में मिलकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे तो कोयले को जलाकर प्राप्त किया जाए, C+O2 = CO2, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त किया जाए, CaO + CO2, चाहे जो कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर होता है उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाए, यानी ये रिएक्शन इस तरह हो जाएगी +H2O + CO2। अब आप देखिए CO2 किसी भी स्रोत से प्राप्त हो रही है, चाहे कोयले को जलाने के बाद प्राप्त कर रहे हैं, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद प्राप्त कर रहे हैं, चाहे चूना पत्थर या संगमरमर मार्बल जो होता है उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, या प्रयोगशाला में कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बना रहे हैं, प्रत्येक दशा में जो CO2 शुद्ध CO2 है उसमें उसके अवयवी तत्व कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 12:32 या 6:16 या 3:8 का भार अनुसार अनुपात होगा। इस नियम को, स्थिर अनुपात का जो नियम है, एक बार आप फिर सुन लीजिए। यह नियम जोसेफ प्राउस्ट द्वारा सन 1799 में दिया गया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव भार के अनुसार निश्चित होता है, या भार अनुसार सदैव निश्चित अनुपात होता है। फिर वह रासायनिक यौगिक किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल बनाते हैं, और जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए या किसी भी विधि से बनाया जाए उसमें अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सदैव 2:16 या 1:8 का रहता है। इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन ये दो तत्व आपस में मिलकर CO2 बनाते हैं, और ये CO2 किसी भी विधि से प्राप्त की जाए या किसी भी स्रोत से प्राप्त की जाए, कोयले को जलाकर, चाहे चूना पत्थर को गर्म करके, चाहे मार्बल पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया के द्वारा, प्रत्येक दशा में शुद्ध CO2 में उसके अवयवी तत्व कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 12:32 या 6:16 या 3:8 का निश्चित अनुपात होता है। तो ये था आपका स्थिर अनुपात का नियम।